क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम जो प्रकाश वाला चैप्टर था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज अपन उसका रिवीजन करके आगे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। भाई प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन से पढ़ने से पहले अपने को प्रकाश के लास्ट क्लास में हमारा प्रकाश कितने प्रकार का होता है वो हमने चर्चा नहीं की, लेकिन प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन उसका रिवीजन करते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। फिर मैंने बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति होती है, जिसमें प्रकाश कण के रूप में भी गति करता है, तरंग के रूप में भी गति करता है। फिर मैंने बताया कि भाई प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। फिर एक अगला जो पॉइंट था उसमें क्या था कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती थी। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन है यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे विद्यमान होते हैं। फिर सेकंड रूल था कि कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर थे। और फिर हमने परावर्तन के उपयोग क्या पढ़े थे कि परावर्तन के उपयोग था कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। फिर हमने पढ़ा कि भाई प्रकाश की शर्त क्या है कि माध्यम कितना होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के जो परावर्तन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्टिंग है। अब प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक नंबर नियमित, इसको अपन समांतर परावर्तन ही बोल सकते हैं, नियमित परावर्तन। दूसरा है विस्तृत परावर्तन। अब जो नियमित परावर्तन है इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि नियमित परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें, नियमित परावर्तन की परिभाषा देखते हैं तो नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें परावर्तक सतह समतल हो, जिसमें परावर्तक सतह समतल हो तो इसे परावर्तन को अपन नियमित परावर्तन कहते हैं। जिसमें परावर्तक सतह समतल हो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब समझने के लिए कि नियमित परावर्तन क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो परावर्तक सतह है वो रहेगी समतल। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो परावर्तित होकर वापिस ऐसे लौटेगी। दूसरी जगह कोई परावर्तित किरण, आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात वो ऐसे लौटेगी। कहने का मतलब है कि समतल परावर्तन में जो परावर्तक सतह होती है, नियमित परावर्तन में जो परावर्तक सतह होती है वो समतल होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन वह परावर्तन होता है, सेम ऐसी कैसी परिभाषा है कि विस्तृत परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें परावर्तक सतह के मध्य, जो परावर्तक सतह है उसकी जगह आ जाएगी ऊबड़ खाबड़,
या खुरदरी, ऊपर खापड़ भी आ सकती है या खुरदरी। तो नियम विस्तृत परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें परावर्तक सतह समतल ना होकर ऊपर खापड़ हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विस्तृत परावर्तन। जैसे यह परिभाषा आपको विस्तृत परावर्तन की लिखनी है, बस समतल की जगह आपको ऊपर खापड़ करनी है। जैसे मान लो प्रकाश किरण यहां से आई तो टकराने के पश्चात वो ऐसे लौट जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आएगी और टकराने पर सब मान लो ऐसे लौट जाएगी, फिर ये किरण यहाँ आएगी और यहाँ ऐसे लौट गई, तो इसको अपन बोलते हैं विस्तृत परावर्तन। तो अपन परावर्तन का जो पूरा जो भाग था वो पढ़ लिया। अब परावर्तन का यूज किस में होता है, जैसे दर्पण में परावर्तन होगा तो अपन दर्पण पढ़ेंगे कि परावर्तन का उपयोग किस में होता है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई परावर्तन किस में होता है, दर्पण में होता है या लेंस। तो परावर्तन दर्पण में होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। तो अपन परावर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन किस में होता है, परावर्तन दर्पण में होता है। अब क्वेश्चन आता है सर दर्पण क्या होता है। दर्पण वह वस्तु होती है जिसकी एक सतह पर क्या हो, पॉलिश हो, और दूसरी सतह परावर्तक सतह हो। तो दर्पण की परिभाषा देखते हैं। दर्पण वह वस्तु होती है जिसमें एक सतह पर पॉलिश हो, यह पॉलिश रजत भी हो सकती है, पॉलिश हो, तथा दूसरी सतह परावर्तक सतह हो। तो उसे दर्पण कहते हैं। कहने मतलब है कि दर्पण कोई भी प्रकाश किरण है उसको अगर परावर्तित कर दे तो वो सब क्या है, दर्पण है। जैसे किसी वस्तु को अगर अपन चिकनी करते हैं तो वो चिकनाई के कारण वो वस्तु प्रकाश से करती है, परावर्तित करती है, तो उसे भी अपन दर्पण कह सकते हैं। अब दर्पण की परिभाषा क्या है, एक सतह तो क्या होगी, परावर्तक सतह होगी, और दूसरी सतह पे क्या होगा, पॉलिश होगा। तो अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर जो है वो है गोलीय दर्पण, और दूसरा है समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, अब दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। ये दर्पण या मिरर एक ही बात है। तो जो एक तो गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, हेडिंग है गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक सतह गोलीय हो। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो गई, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो।
हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या होता है कि दर्पण वह वस्तु होती है जिसमें एक सतह पे तो पॉलिश हो और दूसरी सतह परावर्तक सतह हो, तो उसे अपन दर्पण कहते हैं। दर्पण टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कौन क्या बोलते हैं गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण की क्या है कि गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें जो परावर्तक सतह है वो कैसी हो, गोलीय हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब अपन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। अब अपनी जो हेडिंग है वो है गोलीय दर्पण में पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, पहले अपन अवतल दर्पण को समझते हैं कि एक ये गोला है, उस पे क्या होगी, पॉलिश होगी। अगर पॉलिश होगी तो देखो ये अगर बाहर की ओर पॉलिश हो, बाहर की ओर क्या हो, पॉलिश, तो बाहर की ओर पॉलिश हो तो इसको तो बोलेंगे अपन पॉलिश, इसको बोलेंगे अपन परावर्तक सतह। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा देखी जाए तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें जो गोले के बाहर की ओर तो क्या हो, पॉलिश हो, और अंदर की ओर क्या हो, परावर्तक सतह हो। तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो अगर अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं तो वह है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसकी बाहर की ओर, जिसकी बाहर की ओर पॉलिश की जाती है और अंदर की सतह, और अंदर की सतह, अंदर की सतह है परावर्तक सतह की तरह, परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है। तो उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। वैसे गोलीय दर्पण अपन अवतल दर्पण के गुण पढ़ेंगे तो वो पूरे नियम पढ़ने के बाद, जो किरण आ रही है उसके नियम पढ़ने के बाद में इसके पूरे मतलब गुण पढ़ेंगे बहुत। अब है कि भाई जो गोलीय दर्पण है उसकी बाहर की ओर तो पॉलिश होगी और ये क्या परावर्तक सतह है, तो इसका मतलब अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है, इसको अपन अवतल दर्पण कहते हैं। 2 नंबर है उत्तल दर्पण। उत्तल
दर्पण वह गोलीय, इसका जस्ट उल्टा ही, इसमें पोलिश अंदर की ओर होगी और परावर्तक सतह बाहर की ओर होगी। वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर पॉलिश की जाती है, जिसके कारण बाहर की सतह परावर्तक सतह की तरह, बाहर की सतह परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है। तो ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का अगर डायग्राम देखें तो अंदर की ओर तो क्या होगी, पॉलिश, और ये तो क्या है, पॉलिश। ये गोले का भाग जिसमें क्या होगा, अंदर की ओर तो पॉलिश और बाहर की ओर परावर्तक सतह। अंदर की ओर पॉलिश और बाहर की ओर परावर्तक सतह। तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अपन किरण आरेख पढ़ेंगे, तो किरण आरेख पढ़ने से पहले अपन इसकी परिभाषा है, मतलब किरण आरेख के कौन कौन से नियम हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के जो भी नियम है अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपने को थोड़ा सा इसके बारे में, भाई ये गोला है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, ठीक है। अब गोलीय दर्पण और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर से पहले अपने को कि भाई कोई भी अगर आकृति अपने को दे रखी, मैथ में अगर कोई भी आकृति है, जैसे मान लो ये आयत है, अब ये वर्ग है और ये क्या है, आयत। अगर कोई अपने को कोई भी फिगर वगैरह, अपने को मैथ के को फिगर वगैरह पता नहीं है, मतलब चित्र वगैरह या आकृति वगैरह पता नहीं है, तो उसको एक शब्द बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कर्व। अब सेम ऐसा होगा कि अपन जब पढ़ रहे हैं, ये एक लाइन है या रेखा, उसमें इसमें और इसमें अंतर अगर अपने को पता है तब तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं हो तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वक्र। इस सभी को क्या बोलते हैं, वक्र। अब जब अपन वक्र की बात करते हैं, तो अगर मान लो एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इस सर्किल की अगर त्रिज्या है तो अपन इसको वर्त की त्रिज्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। इसको बोलते हैं त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, वक्र तक, सॉरी वर्त की त्रिज्या। वर्त और वक्र अलग है। वक्र तो जितनी भी आकृति है उनको अपन वक्र कह सकते हैं। वर्त एक सर्किल है, तो अगर अपन इसकी बात करें, तो अब अपन उत्तल और अवतल की बात करें, तो जैसे मानो ये एक गोले का भाग है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, तो ये भी
अब ये क्या होगा, ये गोला है, समझने के लिए आप इसको वर्त भी बांध सकते हैं, वर्त होता नहीं है। वर्त 3D डायग्राम होता है, और जो सॉरी गोला है जो 3D डायग्राम होता है, और जो वर्त है वो 2D है। 3D में यहाँ बना नहीं सकता, इसलिए ये गोला मानना है। इस गोले को आगे से बढ़ाओगे आप तो एक मतलब गोला बन जाएगा सर्किल टाइप में। तो उस इसका एक केंद्र है, इसको अपन नाम देंगे वक्र। क्या बोलेंगे? क्योंकि गोला है, गोला एक वक्र में आता है। तो इसका जो केंद्र है उसको अपन बोलेंगे सेंटर, और उसके बाहर की ओर करेंगे पोलिस। ठीक है। अब ये क्या है? त्रिज्या। इसको बोलते हैं केंद्र, सबको पता है। अब वक्रता त्रिज्या है, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, और इस पूरे डायग्राम को बोलेंगे वक्र। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, ठीक है। अब जो त्रिज्या है, ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये बिंदु होता है, उसको बोलते हैं अपन ध्रुव। ठीक है। फिर उसके बाद में इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब हमने मैथ में क्या पढ़ा था कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, लेकिन अब साइंस में पढ़ेंगे कि त्रिज्या ना इसकी आधी फोकस दूरी होती है। अब इसके जस्ट आधी त्रिज्या, इतनी त्रिज्या है, उसकी जस्ट आधी यहाँ पे एक बिंदु होगा जिसको बोलेंगे अपन एफ। क्या बोलेंगे? एफ। और इस दूरी को बोलेंगे अपन फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बड़े वाला भाग है इसको बोलते हैं अपन द्वारक, एपरेचर। अब इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है। अब जब भी आपको एग्जाम में कोई सा भी पूछे, जैसे ध्रुव का पूछे तो ये डायग्राम पूरा बनाना है, ध्रुव का पूछे तो ये डायग्राम बताना है, जिससे क्या होगा उस व्यक्ति को, जो एग्जामिनर है उसको पता रहेगा कि इस बच्चे को ध्रुव का पता है या वक्रता त्रिज्या का पता है। ये डायग्राम 1 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आपको बनाना है। अब मैं एक एक परिभाषाएं हैं जो सब लिखे हैं, तो इसकी परिभाषाएं बनाते हैं। सेम ऐसा ना ऐसा ही, यह अवतल दर्पण है, उत्तर में सेम ऐसा कैसा, जो बातें इसमें लिखी हुई है वो सभी की सभी उत्तल दर्पण में भी होती है। अब अपन लिखते हैं पहला द्वारक। द्वारक है, इसको ध्यान से देखने पे ये इसका व्यास लगता है, तो गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। अगर आपने पूछा अगर द्वारक बड़ा रहेगा तो दर्पण, गोलीय दर्पण भी बड़ा होगा, क्योंकि व्यास बड़ा दर्पण बड़ा, तो फिर क्या है? द्वारक गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। अब दूसरा द्वारक कंप्लीट हो चुका है, फिर अपन पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। अगर इसको शो करना चाहे तो एम और एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो एम और एन है वो द्वारक है। जहां उपरोक्त चित्र में एम और एन है वो एक द्वारक। वक्रता केंद्र गोलीय
दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरा है फोकस बिंदु की परिभाषा। जब अपन किरण अवतल दर्पण किरण आ जाएगा उसमें पढ़ेंगे भाई फोकस बिंदु क्या है। मतलब फोकस बिंदु की अगर परिभाषा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। वहां भी पढ़ेंगे। या फिर अपन बोलेंगे कि केंद्र तथा ध्रुव के मध्य फोकस बिंदु की परिभाषा ये लिखो। वो आगे आएगा कि मुख्य अक्ष समांतर क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, तो ये भी लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ये एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं या में लगा अथवा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के जो मध्य बिंदु होता है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो हमें लिख सकते हैं ध्रुव जिसको अपन P बोलते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र जिसको अपन C बोलते हैं के मध्य बिंदु को मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे फोकस बिंदु है उसको कैपिटल F से इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन फोकस बिंदु आ गया, वक्रता केंद्र आ गया, द्वारक आ गया। अब अपन त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या ऐसे ही बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, या फिर अपन बोलते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के जो मध्य जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप वक्रता त्रिज्या की परिभाषा सीखते हैं। अगर कोई भी परिभाषा अगर एग्जाम में पूछती है तो अपने को ये थोड़ा सा डायग्राम बनाना है जिससे वो एग्जामिनर चेक करे, उसको जल्दी मतलब आसानी से चेक करेगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। वक्रता केंद्र हो गई वक्रता त्रिज्या, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इससे ये यहां से लेके यहां तक, इससे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब जो सेकंड है त्रिज्या हो गई ध्रुव। तो अगर अपन अवतल दर्पण के नियम से देखें कि किरण आरेख के नियम से कि ध्रुव वह बिंदु होता है जिस पर कोई आपतित किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस लौट जाती है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे अपन ध्रुव कहते हैं। लेकिन अपने को परिभाषा को लिखनी है कि ध्रुव की ध्रुव वह बिंदु दर्पण में स्थित वह बिंदु होता है या मध्य बिंदु होता है, इसका दर्पण का मध्य बिंदु भी ध्रुव कहलाता है। दोनों परिभाषा लिख सकते हैं। तो अपन वो पढ़ते हैं ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण पर स्थित मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आगे जो परिभाषा है कि ध्रुव वह बिंदु होता है, ये भी परिभाषा तो हम लगा के लिख सकते हैं। ध्रुव वह बिंदु होता है, ध्रुव वह बिंदु होता है जिस पर कोई प्रकाश किरण जिस कोण से आपतित होती है, जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है, उसी कोण से परावर्तित होती है। वो आगे पढ़ेंगे। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य अक्ष की परिभाषा देखेंगे। मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है। कहने मतलब कि मुख्य अक्ष जो CFD से गुजरती है, तो मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो वक्रता केंद्र कोमा ध्रुव कोमा फोकस बिंदु, या फोकस बिंदु पहले आएगा कोई बात नहीं, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा। अब अपन जो अगला वीडियो आएगा उसमें अवतल दर्पण के ये सेम उत्तल दर्पण में भी यही परिभाषा है।
अगले दर्पण में जो अवतल दर्पण है उसके किरण आरेख पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के उसके नियम पढ़ेंगे। तो जो अगला वीडियो है उसमें आज तो परिभाषा हो गई, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, अवतल दर्पण के किरण आरेख के जो नियम है और किरण आरेख कैसे बनते हैं वो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।